इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में कई बार रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इलीगल प्रैक्टिस करने लगते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आपके हर एक ट्रांजैक्शन पर नज़र है, चाहे आप म्यूचुअल फंड में यूनिट्स परचेज करते हो इन्वेस्टमेंट करके, या फिर डायरेक्टली इक्विटी यानी शेयर्स स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपका कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है हर एक फाइनेंस ईयर में, वो एक एक रुपए का हिसाब आपके स्क्रीन पर आएगा। अभी मैं सब कुछ लाइव दिखाऊंगा। अब गलत प्रैक्टिस क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि अपना तो इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक्स में, साथ ही साथ टैक्स बचाने के लिए वो अपने स्पाउज यानी कि अपनी मिसेज के नाम से या फिर अगर वाइफ है तो अपने हस्बैंड के नाम से भी वो इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 1 साल होल्ड करने के बाद अगर आपने उसे बेचा तो जो आपको प्रॉफिट होगा उसे हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नाम से जानते हैं। अब एक फाइनेंशियल ईयर में एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए 1,25,000 तक का जो अमाउंट होता है वो रिबेट दिया गया है, और अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इससे बियॉन्ड जाएगा, मतलब कि इससे ऊपर जाएगा, तो बढ़े हुए अमाउंट पर ही आपको स्पेशल रेट 12.5% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि कोई एक हस्बैंड है जिसने एक फाइनेंशियल ईयर में 1,00,000 रुपए तक का कैपिटल गेन निकाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी 0 बनेगी स्पेशल रेट से। ठीक है, इनकम जो होगा उस पर तो टैक्स बनेगा, लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर उसकी टैक्स लायबिलिटी 0 बनेगी। और वहीं रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है कि अपने मिसेज के नाम से भी वो इन्वेस्टमेंट कर देता है और उसी फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 तक का रिबेट वो अपने वाइफ के नाम से ले लेता है और उसकी टैक्स लायबिलिटी 0 बनती है। अगर वो टोटल ये जो 2.5 लाख था अपने ही अकाउंट से ट्रांजैक्शन करता तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसका 2.5 लाख बनता, जिसमें से 1,25,000 तक का उसको रिबेट मिल जाता और 1,25,000 पर उसको स्पेशल रेट 12.5% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता। यही टैक्स बचाने के चक्कर में वो अपने स्पाउस के नाम से इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ वर्षों बाद उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लीगल नोटिस भेज करके इस इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी मांगी जाती है। तो क्या करना चाहिए आपका और क्या लीगल प्रोसीजर है जिसके माध्यम से आप अपने मिसेज के नाम से भी इन्वेस्टमेंट करके और टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन उसके प्रोसीजर पर आपको फोकस करना चाहिए ताकि आपको ये नोटिस भविष्य में आने की संभावना 0 हो जाए। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू आप करते होंगे या फिर डायरेक्टली एएमसी के वेबसाइट पर जाकर के आप करते होंगे, या फिर जो हमारे देश में 2 रजिस्ट्रार हैं कैम्स और के फिनटेक जिनके ज्वाइंट वेंचर से एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म बना हुआ है उसके थ्रू आप करेंगे। तो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म का आप यूज करें, वहां पर केवाईसी आपका की जाती है आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से। तो पैन कार्ड डिटेल जहां पर भी आपने सबमिट किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है सभी ब्रोकर को और सभी एंटिटीज को कि वो आपके एक एक रुपए के ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और वहीं से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर आपको दिखाया जाता है। यहां पर देखिए AIS यानी एनुअल इनकम स्टेटमेंट, इस पर क्लिक करके एक फाइनेंशियल ईयर में आपने टोटल कितना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एक एक रुपए का हिसाब आपको आपके इस पोर्टल पर दिखेगा। किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं इनकम टैक्स के ऑफिशियल पोर्टल पर, इन सब के रिगार्डिंग डिटेल में मैंने वीडियो में बता रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इस बात से 100% वाकिफ रहिए कि आपके एक एक रुपए का पता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चल रहा है, चाहे आप अपने नाम से करें या फिर अपने स्पाउस के नाम से करें। तो आप झूठ नहीं बोल सकते या फिर अपनी डिटेल को छुपा नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस एंटिटी के माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वही एंटिटी रिपोर्ट कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इस पैन पर इतने रुपए के ट्रांजैक्शंस हुए हैं म्यूचुअल फंड में या फिर डायरेक्टली इक्विटी में। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो क्या एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर हम अपने स्पाउज यानी कि अगर आप वाइफ हैं तो हस्बैंड के नाम से या फिर हस्बैंड है तो वाइफ के नाम से क्या इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? क्या ये इलीगल प्रैक्टिस है? नहीं, ये पूरी तरीके से लीगल है। आप इन्वेस्टमेंट अपने वाइफ के नाम से भी कर सकते हैं या फिर वाइफ है तो हस्बैंड के नाम से भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको बताना होगा कि आपके स्पाउज का जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब ये आप कैसे बताएंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर हैं जिनकी जो स्पाउज हैं यानी जो वाइफ हैं वो हाउस वाइफ हैं, वो कहीं से भी जॉब नहीं करती हैं, ना तो उनको कहीं से सैलरी मिल रही है और ना ही वो बिजनेस करती हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैसे आपको दिखाना होगा इनका सोर्स ऑफ इनकम? तो वहाँ पर देखिए, अगर आप जैसे बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं वो जो महिलाओं के कपड़े होते हैं वो सिलाई का काम करती हैं, तो वहाँ से उनको अर्निंग हो सकता है, या फिर
कोई भी छोटा मोटा बिजनेस वो करती हैं, तो आप या तो उनके इस इनकम को बिजनेस में दिखा सकते हैं कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके बिहाफ पर म्यूचुअल फंड में या फिर इक्विटी में, वो आप बिजनेस से अर्निंग दिखा सकते हैं और इसके लिए आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। और अगर आप बिजनेस नहीं दिखाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको उनके इनकम के स्रोत को एज ए गिफ्ट दिखा सकते हैं। अब जो भी गिफ्ट हमें मिलता है फैमिली मेंबर से, वो पूरी तरीके से एग्जम्प्ट होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि एक पर्सन है ए, रिटेल इन्वेस्टर है, जो कि अपने बिहाफ पर भी इन्वेस्टमेंट करता है, और उनकी स्पाउस हैं बी, जिनका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ये ए क्या कर सकते हैं कि अगर ये सैलरीड पर्सन है या फिर कहीं से भी इनको अर्निंग हो रहा है, तो ये कितना भी अमाउंट बी को पे कर सकते हैं, कितना भी अमाउंट, और जितना भी अमाउंट इनको पे किया जाएगा बी को, वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने एज ए गिफ्ट के तौर पर उनको पे किया है। ठीक है, तो जब भी किसी फैमिली मेंबर से हम पैसे लेते हैं गिफ्ट के तौर पर, तो वो पूरा पैसा जो होगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा। इस पर 1 रुपए की भी आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन इसको ITR में आपको शो करना पड़ेगा। क्यों शो करना पड़ेगा? क्योंकि जब भी आपके पास नोटिस आया कि आप अपने स्पाउस के नाम से इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्पाउस का सोर्स ऑफ इनकम आपने बताया नहीं, क्योंकि आपने कभी ITR फाइल नहीं किया। इनकम टैक्स को कैसे पता चलेगा? वो जब आप ITR फाइल करते हैं तो उन इनकम टैक्स को बस ये पता चल रहा है कि आपके स्पाउस यानी वाइफ के नाम से इतना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन उस वाइफ के पास ये पैसा आ कहां से रहा है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं पता चलता है। और ये कैसे पता चलेगा? जब आप अपना ITR फाइल करेंगे, मतलब अपना कहने का मतलब कि अपने स्पाउस के नाम से। तो स्पाउस के नाम से आप 2 तरीके से इस इनकम को दिखा सकते हैं। या तो बिजनेस, जब भी आप बिजनेस दिखाएंगे तो वहां पर कोई भी इनकम टैक्स से आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये बिजनेस कहां से है, या फिर कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं, जैसे महिलाओं के कपड़े सिलना हो गया, या फिर कोई भी छोटा मोटा जो बिजनेस होता है, उसका कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। सीधे तौर पर आप उसको बिजनेस इनकम में ITR 3 में दिखा सकते हैं। और अगर इन सभी झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, बिजनेस नहीं दिखाना चाहते, तो आप इसको टैक्स फ्री पूरी तरीके से इनकम को कर सकते हैं, ये दिखा करके कि आप ITR फाइल करेंगे बी का, मतलब कि अपने स्पाउस का, और उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो कि एग्जम्प्ट इनकम होता है, उसमें आप दिखा पाएंगे, उसमें आप दिखा दीजिए कि जितना भी आप इन्वेस्टमेंट किए हुए वो आपने एज ए गिफ्ट इनको पे किया था। मतलब कि ए के ITR में वो चीज़ें नहीं शो होंगी, वो चीज़ें बी के ITR में शो होंगी, क्योंकि बी के बिहाफ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया। तो बी यानी कि जो स्पाउस हैं उनके ITR में आपको दिखाना होगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो कि एग्जम्प्ट है, वो पे किया गया हस्बैंड के द्वारा, यानी ए के द्वारा, और ए के द्वारा जो भी इनको इनकम मिला एज ए गिफ्ट, वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री हो जाएगा। यानी कि उस पर 1 रुपया भी आपको टैक्स नहीं देना है, और पूरा का पूरा पैसा उठा करके स्पाउस के बिहाफ पर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये पूरा लीगल प्रोसीजर होता है, जिसमें आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया कि बी जो पैसे इन्वेस्ट कर रही है, मतलब कि स्पाउस जो पैसे इन्वेस्ट कर रही है म्यूचुअल फंड में या फिर डायरेक्ट इक्विटी में, वो पैसे आ कहां से रहे हैं। तो वो पैसे आ रहे हैं एज ए गिफ्ट के तौर पर उसके हस्बैंड के माध्यम से, और हस्बैंड जो है उसको उसके ITR में इसको शो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बी के ITR में शो होगा कि ये पैसे कहां से आए। अब जब ए अपना ITR फाइल करेगा, तो ए के द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, या फिर जो भी सैलरीड पर्सन है उसको जो सैलरी मिल रही होगी, वो अपने इनकम पर ITR फाइल करेगा। इसने बी को कितना रुपया दिया उसको अपने ITR में दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो भी इनकम हुआ उस पर आपने टैक्स पे कर दिया। अब उस पैसे को आप कैसे भी खर्च कर सकते हैं, तो खर्च करने का रिकॉर्ड आपको नहीं देना है, पैसे आए कहां से उसका रिकॉर्ड देना है। तो पैसे आए कहां से वो बी अपने ITR में रिकॉर्ड देगी, ITR फाइल करेगी, उसमें बताएगी। लेकिन ए जो है उसमें रिकॉर्ड में ये नहीं दिखाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ए का इनकम या फिर बिजनेस से अगर हो रहा है या फिर सैलरी से हो रहा है, तो वो इनकम दिखाना है, और उस पर आपका टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं वो अपने बिहाफ पर कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और महिला यानी कि स्पाउस के नाम से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है टैक्स में। कैसे, इसको पहले समझते हैं। मान लीजिए कि एक कोई पर्सन है, रिटेल इन्वेस्टर है, जो कि हस्बैंड है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, हस्बैंड है। अब जब ये हस्बैंड है और मान लेते हैं कि इसकी सैलरी से इनकम हो रही है, ठीक है, इनकी सैलरी मान लेते हैं कि 10 लाख है। इसके अलावा मान लेते हैं कि इन्होंने अपने घर को किराए पर दिया हुआ है, और इससे इनको रेंटल इनकम हो रहा है, मान लेते हैं 2 लाख रुपया सालाना। इसके अलावा मान लेते हैं कि इनका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, और उस बिजनेस से भी इनको अर्निंग हो रही है, मान लेते हैं 5 लाख का। इसके अलावा मान लेते हैं कि इनको कैपिटल गेन भी हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो इससे अर्निंग मान लेते हैं कि इनको 4 लाख का हुआ है। इसके अलावा मान लेते हैं
कि ये कोई और अदर सोर्सेस से भी इनकी इनकम हो रही है, और उससे मान लेते हैं कि इनकी इनकम 2 लाख हो रही है। और अगर वाइफ की बात करें जो कि बी थी, तो इनका कोई भी इनकम स्रोत नहीं है, कोई भी इनकम स्रोत नहीं है। तो अब जो इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना है, इस पर इनका पूरा का पूरा स्पेशल रेट से लगेगा। बाकी जो सैलरी से है, रेंटल इनकम है, बिजनेस से है, और ये वाला जो इनकम है वो टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा। तो टैक्स स्लैब के हिसाब से जो टोटल इनकम है उस पर हमें 12 लाख तक के इनकम पर एक तरीके से 60,000 टैक्स का रिबेट दिया गया। यानी 12 लाख तक अगर आप कमाते हैं टैक्स स्लैब वाला इनकम, तो आपका पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो सैलरी से ये कमा रहे हैं इस पर इनको पहले तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिल जाएगा। यानी सैलरी से कितना इनकम माना जाएगा इनका, 75,000 घटा देंगे तो 9,25,000। इसके बाद से रेंटल इनकम जो होता है, अगर आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उस पर से 30% डिडक्ट हो जाता है, उस घर को मेंटेन करने के लिए खर्चे के तौर पर मान लिया जाता है। तो 70% अगर हमने निकाले 2 लाख का, तो 1,40,000 आपका ये आ जाएगा। मतलब इतना इनकम रेंटल से माना जाएगा। बिजनेस से कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो 5 लाख का 5 लाख आपका आ जाएगा। और इनकम अदर सोर्सेज है तो ये भी आपका 2 का 2 पूरा आ जाएगा। अब सभी इनकम को जोड़िए, 2 5 7 7 और ये 10 17 17 और 40 और 25 65, यानी 17,65,000 टोटल इनकी इनकम हो गई एक फाइनेंशियल ईयर में, पर्सन ए की, जो कि हस्बैंड है। अब जब ये 17 लाख टोटल इनकम हो गई, तो चूंकि ये 12 लाख के बियॉन्ड चली गई, तो इनको 87A का रिबेट अब देखने को नहीं मिलेगा। और टोटल जो ये इनकम होगी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। वहीं पर जो ये 4 लाख का इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, इसमें से पहले 1,25,000 का रिबेट मिल जाएगा। बचा हुआ जो अमाउंट है 2,75,000, इस पर इनको स्पेशल 12.5% का टैक्स पे करना पड़ जाएगा। 12.5% का स्पेशल इनको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर हस्बैंड अपने नाम से करता है और अगर उनकी बिजनेस सैलरी से इनकम हो रही है और अगर 12 लाख से ज़्यादा चली जा रही है, तो इनका कोई खास फायदा नहीं हो रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। लेकिन अगर वाइफ है तो उनका कैसे फायदा होता है उनके नाम पर इन्वेस्टमेंट करने से, इसको एक बार समझते हैं। वाइफ का कोई भी सैलरी से इनकम नहीं है, कोई भी रेंटल इनकम नहीं है, कोई भी बिजनेस से इनकम नहीं है। कैपिटल गेन मान लेते हैं कि इनको 5,25,000 का एक फाइनेंशियल में कैपिटल गेन हुआ। इसके अलावा अदर सोर्स से कोई इनकम नहीं है। मतलब कि वाइफ का सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इनकम हो रहा है कितना, 5,25,000। मैं सबको रब करता हूं और थोड़ा सा यहां पर क्लियर आपको लिख करके समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर जो वाइफ का इनकम था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो कितना था, 5,25,000। तो अगर ये हस्बैंड के नाम पर होता 5,25,000, तो इसमें से कितना उनको टैक्स पे करना पड़ता, इसमें से 1,25,000 माइनस कर दिया जाता और 4 लाख जो अमाउंट बचा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस पर सीधे तौर पर 12.5% का इनको टैक्स पे करना पड़ता। लेकिन चूंकि ये वाइफ है और इनका कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, इस वजह से इनका टोटल का टोटल 5,25,000 जो है वो रिबेट मिल जाएगा और 1 रुपया भी इनकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। कैसे नहीं बनेगी, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जब भी आप टैक्स स्लैब देखते होंगे तो उसमें जो 0 से 4 लाख तक का जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्प्ट है और इस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी निल है। 4 से लेकर के 8 लाख तक की जो इनकम है उस पर 5%, 8 से 12 लाख के इनकम पर 10%, 12 से 16 लाख के इनकम पर 15%, 16 से 20 लाख के इनकम पर आपको 20%, 20 से 24 लाख के इनकम पर 25% और 24 प्लस इनकम पर, 24 लाख से ऊपर वाले इनकम पर आपको 30% का टैक्स पे करना है। अब जब यहाँ पर देखा जाएगा, चूंकि जो वाइफ हैं, जो मिसेज हैं, उनका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो जब भी आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो किसी भी प्रकार का अगर आपका इनकम है तो सबसे पहले बेसिक एग्जम्प्ट लिमिट जो है वहां तक आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। यानी कि टोटल इनकी इनकम कितनी हो गई, 5,25,000, तो 4 लाख तो पहले इसको एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि बेसिक एग्जम्प्ट लिमिट के ये अंदर आ रहा है। तो 4 लाख इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये माफ कीजिएगा, ये 5,25,000 था, ठीक है, तो 4 लाख घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,25,000। तो 4 लाख तक तो इनको टैक्स ही नहीं देना है क्योंकि ये बेसिक एग्जम्प्ट लिमिट है। और बचा हुआ 1 लाख, ये जो हमें रिबेट दिया गया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,25,000 से बियॉन्ड जो अमाउंट जाएगा उस पर हमें टैक्स पे करना होता है। तो 1,25,000 टोटल जो है इस पर रिबेट मिल जाएगा, यानी इनकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन गई, 0 बन गई। जबकि यही 5,25,000 अगर हस्बैंड कमाते और अदर सोर्सेज से उनका इनकम हो रहा था तो उनको 4 लाख पर सीधे तौर पर 12.5% का टैक्स पे करना पड़ता। लेकिन वही 5,25,000 अगर वाइफ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उस पर टैक्स लायबिलिटी उनकी 0 बन रही है। क्यों, क्योंकि कोई भी अदर सोर्स से इनका इनकम नहीं है। इसी वजह से लोग जो है
वो स्पाउस यानी कि वाइफ के नाम से जिनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनकी टैक्स लायबिलिटी बहुत हद तक बच जाती है। तो ये चीज़ें आप लीगली कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको करना ये होगा कि वाइफ के नाम से भी आपको ITR फाइल करना होगा, और वो सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से वो पैसे इन्वेस्ट कर रही हैं वो सोर्स ऑफ इनकम दिखाना होगा। वो सोर्स ऑफ इनकम आप दो तरीके से दिखा सकते हैं, या तो आप उनको बिजनेस के तौर पर दिखा सकते हैं, या तो बिजनेस वाला झंझट नहीं पालना चाहते हैं तो सीधे तौर पर आप अदर सोर्स ऑफ इनकम में जो कि एग्जम्प्ट वाला कॉलम आता है उसमें जाकर के आप गिफ्ट फ्रॉम हस्बैंड दिखा सकते हैं, और उसमें कितना भी अमाउंट आप पे करें अपने वाइफ को, चाहे आप 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ 1 अरब कितना भी आप पेमेंट करेंगे, जो भी फैमिली मेंबर से हमें गिफ्ट के तौर पर पैसे मिलते हैं वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री होते हैं, यानी उस पर 1 रुपया भी आपको टैक्स नहीं पे करना है। तो जब आप अपने ITR में दिखा देंगे कि इतना रुपया इस फाइनेंशियल ईयर में हमें गिफ्ट मिला था मेरे हस्बैंड से, तो वो पैसे को मैंने इन्वेस्ट किया और वो पैसे को जब मैं रिडीम कर रही हूं तो मुझे इतने का कैपिटल गेन हो रहा है। तो ये लीगल प्रोसीजर है जिसके माध्यम से आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सोर्स ऑफ इनकम बताया कि आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो तो हमें पता चल रहा है, लेकिन ये पैसे आ कहां से रहे हैं, क्योंकि आपने ITR फाइल नहीं किया। तो इस तरीके से पूरा लीगल तरीके से जब आप चलेंगे तो भविष्य में कभी भी आपको नोटिस आने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि आज आपका पैसा हो सकता है कुछ हज़ार रुपया हो, कुछ लाख रुपया हो, लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखते हैं तो ये पैसा कभी करोड़ों में भी बनेगा और लॉन्ग टर्म आपका कभी लाखों में भी आएगा। तो उस समय जब बड़ा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है तो उसका भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है कि हाँ इतना रुपया इनके बैंक अकाउंट में आया, तो ये पैसा अचानक से कहाँ से आ गया, आखिर आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या था। कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे करके भेज सकती है, पूछ सकती है। तो उस दौरान अगर आपने ITR फाइल किया होगा और उसमें बताया होगा कि मेरे हस्बैंड के थ्रू मुझे इतना रुपया गिफ्ट के तौर पर मिला था, मैंने ITR में इसको शो किया था, और वो ITR आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखा सकते हैं कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था ITR फाइल करके कि मुझे ये इनकम कहां से हो रही है। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो ये लीगल प्रैक्टिस है, आप वाइफ के नाम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सही प्रोसीजर के थ्रू, मतलब कि उनका भी ITR फाइल करके आपको दिखाना होगा सोर्स ऑफ इनकम को। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।